सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। 1 अक्टूबर तक निजी संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। ये आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया। तमाम याचिकाएं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ डाली गई थी, उनकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये अहम फैसला लिया है। बुलडोजर न्याय के दिखावे की इजाजत भी नहीं दी जा सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन किसी भी हाल में नहीं किया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला। ये देखिए फैसला क्या है, निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी, यह क्लियर किया गया है। कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है, यानी निजी संपत्ति पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर कार्रवाई के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए गए। अवैध निर्माण हटाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और यह क्लियर कर दिया है कि निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर जस्टिस को, बुलडोजर के जरिए न्याय को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राशिद अल्वी साहब, किस तरह से आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसमें साफ कर दिया गया है कि आप महिमा मंडन नहीं कर सकते बुलडोजर जस्टिस को, और निजी संपत्ति पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। राशिद जी, देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। बीजेपी की सरकारों से आने पहले कभी कोई बुलडोजर का नाम नहीं सुना था। जब से ये बीजेपी की सरकारें आई हैं, तब से बुलडोजर का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। धर्म के नाम पर आपने अयोध्या के अंदर न जाने कितने गरीब लोगों की दुकानों को उजाड़ दिया, उनके रोजगार को खत्म कर दिया, कितने लोगों को बेघर कर दिया। और अगर आपकी यही पॉलिसी है कि अनऑथोराइज्ड लोगों के मकानों को डिमोलिश कर दिया जाए, तो फिर पूरे देश के अंदर कीजिए ना। 20% मकान बचेंगे मुश्किल से। देश में 80% मकान अनऑथोराइज्ड है। विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर एक भी मकान आपको ऑथोराइज नहीं मिलेगा। छोटे टाउन्स में 90% मकान अनऑथोराइज्ड मिलेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ लाल किले के कागजात दिखा दीजिए आप मुझे, राष्ट्रपति भवन के दिखा दीजिए, मुख्यमंत्री जिस मकान में रह रहे हैं उसके कागजात दिखा दीजिए कि वो अथोराइज्ड है। आपने तो देश के लोगों को बर्बाद करके रख दिया। और मैं सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपील करूंगा, न सिर्फ ये कि अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जिन लोगों ने अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया है उनके जमाने के जो भी ऑफिसर्स हैं जी, जिन्होंने अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन होने दिया, उन सबको टर्मिनेट कीजिए। नहीं राशिद साहब, उससे जुदा अगर अतिक्रमण है तो उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है सार्वजनिक संपत्ति पर, यह आज भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। लेकिन यूपी ने जो मिसाल पेश की, जिसे और भी राज्यों में फॉलो किया गया, वो तो यही थी कि भाई कोई आरोपी है जिस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे, तो फिर उसके घर की तस्दीक की जाती थी, और अगर उसके पेपर ठीक नहीं है, अगर उसमें अवैध निर्माण हुआ है, तो बुलडोजर चला दिया जाता था उसके घर पर, और इसे साबित करने की कोशिश ये की जाती थी कि देखिए कितनी जल्दी हमने जस्टिस दिलाने का काम किया है लोगों को। क्या लोगों को बेघर करने का नाम इनजस्टिस है? अगर कोई क्रिमिनल है भी, मैं मान भी लेता हूं, तो क्या अदालतें बंद हो गई हैं? क्या इसका फैसला चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? बिल्कुल। क्या वो जस्टिस दिया करेगा? ये तो खुद एक क्रिमिनल एक्ट है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चला दे। ये कोई जस्टिस है? मकान एक दिन में नहीं बनता है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं, इस देश में 80% मकान अनऑथोराइज्ड है। हाँ। आप उन्हें सबको गिराइए। आप सिर्फ एक मकान को क्यों गिरा रहे हैं, और एक खास तौर से एक समुदाय के मकान को आप गिरा रहे हैं। अतीक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन आज तक पता चला किन लोगों ने मारा है, कहां गए वो लोग? पुलिस की मौजूदगी में सड़क पे खड़े होके गोली मार दी गई, उसके मकानों को अनऑथोराइज तौर से उन पे बुलडोजर चला दिए गए। हम किसी क्रिमिनल्स के साथ नहीं हैं,
लेकिन हम कानून की इज्जत करते हैं। फैसले अदालतों को करने दीजिए, और या फिर अदालतें बंद कर दीजिए। मुख्यमंत्री फैसला क्या करें सारी चीजों का। मध्य प्रदेश के अंदर भी ये हुआ है, यूपी के अंदर भी ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बीजेपी शासित राज्यों में इस फॉर्मूले को फॉलो किया गया है। यूपी में इसकी शुरुआत होते हुए हमने देखी, और पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट जब इन याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था तो उसने ये साफ कहा था कि आरोपी तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई दोषी भी है किसी मामले में तो भी आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज का ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला है, बुलडोजर अन्याय है क्या ये। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है साफ तौर पर कि आप महिमा मंडन नहीं कर सकते। बुलडोजर से जस्टिस दिया जा रहा है, इस बात का आप महिमा मंडन नहीं कर सकते। निजी संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है, यह साफ किया गया है। ये देखिए कितने मामले ऐसे सामने आए हैं अब तक बुलडोजर एक्शन के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 में 46,371 बुलडोजर एक्शन, 2023 में आप देखिए इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, 1,07,449। तो देश में बुलडोजर जस्टिस के ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। 12,640 अवैध निर्माण ढहाए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का यह आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 15,397 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। यह मध्य प्रदेश का डेटा इस वक्त आपके सामने है बुलडोजर एक्शन से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आप सार्वजनिक संपत्ति पर अगर अतिक्रमण होता है तो बुलडोजर एक्शन ठीक है, लेकिन आप निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला सकते। कब का आंकड़ा है देखिए, साल 2020 से 2022 का आंकड़ा मध्य प्रदेश का हमने आपके सामने रखा है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो आपके सामने है। कानून क्या कहता है, कानून में मनमानी तोड़फोड़ के खिलाफ प्रावधान है। तो बुलडोजर जस्टिस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश साफ तौर पर की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया है कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन आप नहीं कर सकते, यह उचित नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त मौजूद हैं, हमारे लीगल एडिटर। पीयूष, आपसे जानना चाहूंगा, कुल मिलाकर अब यह माना जाए कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तमाम राज्य सरकारों को यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, यानी 1 अक्टूबर को जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निजी संपत्तियों पर किसी भी हाल में बुलडोजर नहीं चल सकता। बिल्कुल समीर, देखिए अब 1 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई होने वाली है तब तक जो सुझाव दिए जाने हैं सभी पक्षकारों की तरफ से, जमीयत की तरफ से अपने सुझाव दिए जा चुके हैं। कुछ पक्षकार हैं जिनकी तरफ से ये सुझाव दिया जाना है कि आखिर निजी संपत्ति पर जो बुलडोजर चलाया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और जिस तरह से सिर्फ किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसके बेसिस पर राज्य सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से जो बुलडोजर चला दिया जाता है वो गैर कानूनी है, और उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए अगर कोई ऐसा करता है तो, और उसके लिए मुआवजे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारी ही चीजों पर सुप्रीम कोर्ट व्यापक स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेगा। अब देखना यह है कि 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर दिशा निर्देश जारी करता है या फिर जो अंतरिम राहत आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है और रोक लगाई है बुलडोजर एक्शन पर, उसको जारी रखते हुए फिर आगे इस मामले पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो मंशा है, जो लगातार महिमा मंडन किया जा रहा था कि बुलडोजर एक्शन कितना बेहतर है, और एक वर्ग को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि आज हालांकि इस पर सफाई दी है सॉलिसिटर जनरल ने कि किसी भी एक वर्ग के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं किया गया है, एक समुदाय के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं किया गया है। लगातार जो कार्रवाई की गई है, हालांकि वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई भी कार्रवाई जो है वो गैरकानूनी तरीके से की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तय कर दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह
साफ कर दिया कि इस मामले में जो सार्वजनिक स्थल हैं, मान लीजिए फुटपाथ पर कोई अपना घर बना लेता है या अस्थायी निवास बना लेता है, या किसी पार्क में, या फिर किसी ग्राम समाज की जमीन पे, या सड़क पर, या फिर किसी सरकारी जमीन पर, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है, और जो प्रक्रिया स्पेसिफिक है नगर निगम में और विकास प्राधिकरण की ओर से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, और उसके बाद पुलिस का सहारा लेकर के बुलडोजर एक्शन किया जाता है। लेकिन जो बुलडोजर एक्शन गैर कानूनी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार टिप्पणी भी की थी और सीधे तौर पर कहा था कि अगर किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसके परिवार को कष्ट पहुंचाने के लिए या फिर उसकी संपत्ति को तोड़ने के लिए ऐसा बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, तो वो गलत है। और उसी के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। पर पीयूष, आमतौर पर सरकारों की तरफ से ये दलील दी जाती है कि भाई देखिए, जो ताजा क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं उसके आरोपी के घर पर बुलडोजर हमने नहीं चलाया है, क्योंकि ये घर ही जो था वो अवैध जमीन पर बना हुआ था या अवैध निर्माण हुआ था, इस वजह से हमने बुलडोजर चलाया है। ये आमतौर पर दलील दी जाती है, यानी एक तरह से बचने की कोशिश की जाती है कानून से। अब इसका क्या इलाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नजर आता है? देखिए कई बार कानून का जो सदुपयोग किया जाना चाहिए उसका दुरुपयोग होने लगता है। जो सार्वजनिक जमीन पर या किसी संपत्ति पर कब्जा करके जो अवैध निर्माण किए जाते हैं उनको हटाने के लिए सारी प्रक्रिया लाई गई थी, जो बुलडोजर एक्शन जिसका नाम दिया जा रहा है। लेकिन इसका दुरुपयोग इस तरह से होने लगा कि जो कानून के लूप होल्स हैं उसी के बेसिस पर यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ तो उसको उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी किया जाने लगा। और इसमें जो समय दिया जाता है, यानी कि नोटिस जारी किए जाने की 3 नोटिस जारी किए जाते हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया है बाकायदे, लेकिन उसको नहीं निभाते हुए सीधे तौर पर 2 ही 3 दिनों के भीतर बुलडोजर एक्शन कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये शिकायतें पहुंची, तब सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं, जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल लगातार इसे डिफेंड कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी और रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश जारी करेगा उसमें जो निजी संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया जाता है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, वो भी जरूरी है। ये भी संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक्शंस के मामले में कहीं ना कहीं जुडिशरी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को या मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व कर ले कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी निजी संपत्ति के खिलाफ कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल, 1 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अगर सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हुआ है, एनक्रोचमेंट हुआ है, तो आप बुलडोजर एक्शन कर सकते हैं, लेकिन निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। जमीयत उलेमा हिंद ने इस बाबत याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। याचिका की मुख्य बातें ये देखिए आपके सामने आ गई। जहांगीरपुरी अतिक्रमण मामले को लेकर अर्जी डाली गई थी जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से, और इसमें बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए गए थे। कानूनी प्रक्रिया के बगैर कार्रवाई का आरोप लगाया गया था कि किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, और देश में तेजी से बढ़ रहा है गैर कानूनी ध्वस्तीकरण, बुलडोजर एक्शन जिसे नाम दिया जाता है। ध्वस्तीकरण के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यह भी जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका में इसका जिक्र किया गया। कई मामलों में आरोपी के खिलाफ त्वरित सजा की बात इसमें कही गई। दोषी साबित होने से पहले ही किसी को अपराधी कैसे ठहराया जा सकता है, यह सवाल भी उठाया गया। अर्जी में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। तो याचिका की मुख्य बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियां ढहा दी गई, इसका भी जिक्र किया गया है। और जनहित याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट से हमारे संवाददाता पीयूष पांडे ने बात की, उनकी क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। नरेंद्र जी साथ में हैं, जिन्होंने बुलडोजर मामले में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। नरेंद्र जी, आज क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आज के बाद जब तक ये कोर्ट का नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती है कंप्लीट, तब तक आप कुछ भी बुलडोजर का एक्शंस नहीं लेंगे पूरे नेशनल में।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने यह भी डायरेक्शंस दे दिया है इसी के साथ में, यदि आपको कुछ भी करना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा या हमसे पूछना पड़ेगा, यह भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया है। अर्थात इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट उसकी डिसाइड हुई है उसके पहले ये कुछ भी या पूरे भारत देश में कुछ भी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3 इसी के साथ में उन्होंने, कोर्ट ने यह भी बोला है कि रेडी पटरी इस वाले मैटर और रेलवे वगैरह के बारे में, इसमें आप वैसे एक्शन नहीं लेंगे, पर आप यह है कि प्रॉपर तरीके से एज पर जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम को करेंगे। आपकी ओर से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसमें पूरी प्रक्रिया बनाने की मांग की गई थी कि बुलडोजर एक्शन किन हालातों में किया जाए और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रक्रिया भी तय करेगा कि बुलडोजर एक्शन कब किया जा सकता है राज्य सरकारों की ओर से, और क्या उसकी प्रक्रिया होगी? मैंने आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों को मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के, लीगल प्रोसेस को बिना फॉलो हुए नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, यदि कोई ट्रायल या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुडिशियल जजेस है उसको परमिशन होना चाहिए, उसके पास पावर ये होना चाहिए कि वो वहाँ पर जाकर के जो संबंधित डीएम है या एसपी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है वो जुडिशियल पावर का परमिशन जब ले लेंगे उसके बाद ही आ सकते हैं। तो देखिए, इस फैसले का कुल मिलाकर मतलब यह हुआ कि 1 अक्टूबर तक, यानी जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में, तब तक निजी संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकेगा, बुलडोजर नहीं चलाया जा सकेगा निजी संपत्तियों पर। यह देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया और कहा है कि बुलडोजर एक्शन का महिमा मंडन आप नहीं कर सकते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे हर उस इंसान को जानना और सुनना चाहिए जो सपने देखने में यकीन रखता है, क्योंकि इस कहानी का नायक गुजरात के एक छोटे से कस्बे में 10 बाई 10 के कमरे में रहा, गरीबी में पढ़ा लिखा और देश का प्रधानमंत्री बन गया। पूरी दुनिया में उसका नाम और धमक है। यह नरेंद्र मोदी की कहानी है, जिनके आज को आप देख रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी बनना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, बल्कि बरसों के संघर्ष के बाद कोई नरेंद्र मोदी बनता है। और इन्हीं संघर्षों की कहानी आज हम आपको उन लोगों की जुबानी सुनाएंगे जो उनके शून्य से शिखर की यात्रा में कभी उनसे जुड़े थे या फिर उनके साथ रहे। राखी बांधते वक्त मैंने उनको ये बोला कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। मान्य श्री नरेंद्र भाई चपड़, चंचल और कुशल विद्यार्थी थे और रोज आते थे नरेंद्र भाई एक बाइक लेकर, और वहाँ नीचे एक आइसक्रीम की दुकान थी। आइसक्रीम के साथ हम राष्ट्र की चर्चा करते थे। रात को जब सोने के लिए बिस्तर बिछा के सोते थे तो नरेंद्र भाई के जो पैर थे वो सामने वाली दीवार से छू जाते थे, तो इतना छोटा था तो सोने में मज़ा नहीं आता था। तो वो कई बार कहते थे कि चलो ऊपर छत पे चले जाते हैं। तो वो छत जो थी ना वो टीन की थी जी। तो जब सुबह में उठते तो बताते पीठ पे वो डिज़ाइन वो होता है ना, हाँ, उसका जो कर्व है वो डिज़ाइन उनके पीठ पे अंकित हो जाती। तो ऐसे दिन भी थे। उसके पास एक मदरसा बच्चा आया जी। वो मदरसा बच्चा को लेकर नरेंद्र भाई उन्हें घर पे गया। नरेंद्र भाई का तो ऐसा है, जो ड्रेस पहनते हैं वैसे ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल, तो सरदार लगते थे। अच्छा, वो सरदार जैसे दिखते थे पूरा? हाँ, पूरे सरदार ही लगते थे। दाढ़ी थी, वो था, ऊपर पगड़ी पहनी हुई थी। अभी जो आपने कुछ लोगों को सुना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से हैं। ये किस्से बताते हैं कि वर्तमान वक्त के नरेंद्र मोदी का अतीत कैसा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अतीत के पन्नों को पलटे उससे पहले वो ट्रेलर जो आने वाले दिनों में उनके ग्लोबल कद को बयां करेंगे,
21 सितंबर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ नरेंद्र मोदी मिलेंगे। साथ होंगे ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। मौका क्वाड संगठन की बैठक होगा। इस मुलाकात से ठीक उलट अगले महीने अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मंच साझा करेंगे। मतलब ये कि आज भारत के प्रधानमंत्री हर सुपर पावर के बराबर खड़े हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के शून्य से शिखर तक पहुंचने तक के सफर को जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। भाषण कला में महारत नरेंद्र मोदी की बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी को बचपन से जानने वाले बताते हैं कि ये महारत उनमें स्कूल के दिनों से ही थी। इस बारे में TV9 भारतवर्ष पर खुद नरेंद्र मोदी के शिक्षक रहे प्रहलाद पटेल विस्तार से बताते हैं। बचपन में मैं नरेंद्र मोदी नहीं कहूंगा, जो बालक नरेंद्र था, बच्चा नरेंद्र, वो कैसे थे? शरारती थे या बड़े अनुशासित थे, डिसिप्लिन थे, कैसे थे? बड़ा होनहार लड़का था, ऐसा मुझे मालूम पड़ गया था। अच्छा, तभी पता चल गया था? ये इसके जो कार्य सिद्धि, कार्य लोगों के साथ व्यवहार, बचपन उम्र के साथ अच्छा था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बनेगा। तो आपको तभी से ऐसा लगना शुरू हो गया था कि आगे जाके ये बहुत नाम करने वाले हैं, बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं? ये तो स्वाभाविक ही लगता है ना। तो वो जो इतने अच्छे वक्ता हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, पूरी दुनिया में उनके स्पीच को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, तो वो सब आपसे शुरू हुआ था? बोलना आपने सिखाया, भाषण देना आपने सिखाया? ये सही बात है, ये कहने में कोई ऐतराज मुझे नहीं है जी। BN हाई स्कूल में मैं टीचर था संस्कृत का और गुजराती का जी, और सारा स्कूल का जी, ये वक्तृत्व, बच्चों का घड़तर, ये सब कार्य मेरे पास था। नरेंद्र मोदी सबसे टोच पर था, इसमें कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व आकार लेने लगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी परिश्रम की पराकाष्ठा को जीवन का ध्येय वाक्य बताते हैं, इस सोच पर अमल करते हुए एक ही दिन में आधा दर्जन रैलियां करने से लेकर देर रात 3 बजे तक चुनावी मंथन करने तक, इसकी बुनियाद भी कहीं ना कहीं बचपन में ही पड़ी। नरेंद्र भाई की चाची चिटली थी, तो जब हम रिसेस में चाची चिटली पे जाते थे और मैं और नरेंद्र भाई साथ में रेलवे के पैसेंजरों को चाय बेचते थे। तो आप ये कह रहे हैं सर कि आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ बचपन में चाय बेची है? हाँ, बेची है। क्या बात है, ये सूचना नरेंद्र भाई के साथ में। वाह, नरेंद्र भाई ने, मैंने साथ में ही चाय बेची है। साल 1958 आगे चलकर नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का वो गुरुकुल मिला, जिसका असर आज भी उनकी शख्सियत पर नजर आता है। वडनगर में 8 साल के बाल नरेंद्र ने एक दिन दिवाली पर लक्ष्मण राव इनामदार को सुना और उनसे मिलने चले गए। कहानी यह भी है कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी का मन मोह माया से दूर संन्यास में रमने लगा, जिसके बाद उन्होंने दुनियादारी से अलग पहाड़ों का रुख किया। यानी आज जो नरेंद्र मोदी कभी पहाड़ तो कभी समुद्र किनारे ध्यान लगाते दिखाई देते हैं, वो पहले भी कुदरत की गोद में जिंदगी के मकसद जानने और उलझनों को सुलझाने के लिए जा चुके हैं। बेशक तब जाने और आज जाने की वजहों में बड़ा फर्क है। एक ऐसा दौर था जब मोदी जी सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गए थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको वो पहाड़, वो पर्वत, वो सब छोड़ के वापस राजनीति में लौटना पड़ा? क्यों ऐसा हुआ? एक बात ही हुई, कोई साधु महात्मा मिला उनको। अच्छा, मिला जी। उन्होंने बोला कि आपकी जरूरत यहाँ नहीं,
हिंदुस्तान में है। हाँ, आप जाइए और देश की सेवा कीजिए। और यहाँ से उन साहब ने पूरी ताकत से देश और दुनिया में नाम बनाया। नरेंद्र मोदी की गेम चेंजर वापसी के कुछ साल बाद वो हुआ जिसने सारे देश को हिला दिया। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोधी मुहिम में कैसे खासी भूमिका निभाई, इससे जुड़े कई सारे किस्से कहानियां हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के पुराने साथी अजीत शाह से सुनिए मोदी ने किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। जब इमरजेंसी लगी तो अंडरग्राउंड सब लोग चले गए थे कार्यकर्ता, तो मोदी जी भी अंडरग्राउंड थे जी। अचानक एक दिन रात को 10-11 बजे घर पे आ गए। वहीं सो जाने वाले थे रात को हमारे घर ही उस दिन। अच्छा, तो उन्होंने रात को बोला कि अजीत अभी ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, भेष बदलना पड़ेगा। भेष बदलना पड़ेगा क्योंकि ये अभी पायजा कुर्ता तो क्या है, कुर्ता पायजामा तो मेरा एकदम ब्रांड है, वो लोगों को दिखेगा तो मैं तो पता चल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। पुलिस उनकी तलाश में थी। हाँ, पुलिस उनके तलाश में थी। तो हमको कोई एक ऐसा ड्रेस चाहिए कि जो कोई मेरे को पहचान ना सके। अच्छा, सोच के बताया यार कोई सरदार का ड्रेस हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी हमने सोचा चलो मेरा एक दोस्त है सरदार, मैंने उसको रात को वहाँ मैं गया उसके पास। हाँ। और मैंने बोला यार कि एक पगड़ी करनी है मेरे को। तो बोले आपको कहाँ पगड़ी की ज़रूरत है? मैंने बोला मैं एक नाटक में रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को चाहिए एक पगड़ी बना के, एक बार आप मेरे को पहना दो। तो रात को करीबन 11-12 बजे मैं पगड़ी पहन के घर आया। और वो पगड़ी मैंने पहले तो पता ही नहीं था कि ये पगड़ी मैं ले आया वो उनको चलेगी या नहीं चलेगी। तो उन्होंने पहना तो फिट हो गई वो पगड़ी। अच्छा, बोले यार ये ठीक है, मगर अभी तो ये पैंट टी शर्ट भी पहनना पड़ेगा, जर्सी कुछ लानी पड़ेगी। हाँ। तो हम दूसरे दिन मेरा एक दोस्त था, टेलर था, उसके वहाँ गए सुबह जी। तो सारे कारीगर मुसलमान थे, हम वहाँ गए, पगड़ी पहन के ही गए थे तो सरदार लगते थे। और नरेंद्र भाई का तो ऐसा है जो ड्रेस पहनते हैं वैसे ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल, तो सरदार लगते थे। अच्छा, वो सरदार जैसे दिखते थे पूरा? हाँ, पूरे सरदार ही लगते थे, दाढ़ी थी, वो था, ऊपर पगड़ी पहनी हुई थी। जिस आपातकाल में दमन ने नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया, उसी इमरजेंसी ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्वकारी क्षमताओं को निखारा। इस बात को गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा एक किस्से के जरिए बताते हैं। ये जो इमरजेंसी के दौरान की कहानी है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, वो बटुक भाई के नाम वाली कहानी, ये कहानी है क्या? देखिए, मेरे क्षेत्र में जी इमरजेंसी के दौरान एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। अच्छा। और रात को पुलिस को खबर हो गई कि मीटिंग होने वाली है। मीटिंग होने वाली है। बड़े बड़े लोग आए थे, वसंत राव, नाथालाल झगड़ा, नरेंद्र भाई, केंद्र से भी जी। तो मीटिंग पूरे दिन चली और मीटिंग पूरी होने के बाद हम सब एक व्हीकल में थे और नरेंद्र भाई हमारे आगे 2 व्हीलर्स पर थे। अच्छा, वो चला रहे थे? हाँ, खुद चला रहे थे, अकेले थे जी। मालूम नहीं था कि सामने से ऑल ऑफ ए सडन पुलिस आएगी। ओ, पुलिस का आना तो कोई और वजह थी जी, मगर हमने तो ऐसा सोच लिया कि हमारे लिए आई है जी। ये पुलिस को देख करके नरेंद्र भाई ने वो सिग्नल बताई कि मैं राइट को जाता हूँ और फिर लेफ्ट को आप जाना है जी। और पुलिस के बिल्कुल बगल से निकल करके आगे निकल गए तो मेरी भी शांत हो गई कि क्या बात है। ये यदि ऐसा होता तो क्या होता। नरेंद्र मोदी आपातकाल के दौरान अंडरग्राउंड रहे। उनका प्रयास लोगों तक इमरजेंसी की सच्चाई को पहुंचाना था। इस कड़ी में यहां वहां घूमते, लेकिन उन दिनों में भी उनकी नजरों में राष्ट्र निर्माण का सपना पलता था। अवश्य कहनी चाहिए कि आज जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है उसकी आधारशिला आपातकाल का संघर्ष है। वाह, देखिए, जिस व्यक्तित्व की आधारशिला संघर्षों पर रखी जाए उसका आसमान छूना, शिखर छूना तो खैर होना ही है, उसे कौन रोक सकता है। 67 से हमारा परिचय हुआ जी। और करीब करीब संजोगवशात वे वडनगर से अहमदाबाद आए, संघ के स्वयंसेवक बने, फिर प्रचारक बने,
फिर जनसंघ में आए। इसी प्रकार मुझे भी जूनागढ़ में सौराष्ट्र का छात्र था और उन्हीं दिनों में उनसे मिलना होता था। एक छोटी सी कोठरी में हमारा कार्यालय था अहमदाबाद में, सलापस रोड पर मंसूरी बिल्डिंग में, और रोज आते थे नरेंद्र भाई एक बाइक लेकर, और वहाँ नीचे एक आइसक्रीम की दुकान थी। आइसक्रीम के साथ हम राष्ट्र की चर्चा करते थे। वाह! आपातकाल के बाद सूरत और वडोदरा में संघ के संभाग प्रचारक के तौर पर काम कर चुके नरेंद्र मोदी बाद में दिल्ली चले आए। हालांकि जल्द नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई और 1987 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी? 1987 में, 1987 में मैं यहाँ संघ का प्रचारक बनकर आया गुजरात में जी। तब मेरी उनकी मुलाकात सूरत में पहली बार हुई थी। सूरत में जी। कोई दृश्य याद है, कैसे मिल गए, क्या कर रहे थे? यानी वो उन्होंने मुझे एकदम, उनको पता था मेरा नाम वगैरह जी, तो उन्होंने मुझे पूछा था कैसे हो, क्या है जी। एकदम स्वाभाविक, जैसे एक प्रचारक एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से मिलता है, कुछ बातें सूरत की वगैरह उन्होंने पूछी। 1987 के अहमदाबाद निकाय चुनाव नरेंद्र मोदी की पहली राजनीतिक परीक्षा थी। नरेंद्र मोदी ने पोलिंग बूथों को वोट बैंक के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा था, ए, बी और सी। कमजोर बूथ पर ज्यादा फोकस किया। बीजेपी ने 127 में से 67 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने इसी रणनीति से सूरत, वडोदरा और राजकोट के निकाय चुनाव भी जीते। ये नरेंद्र मोदी के चुनाव मैनेजमेंट का पहला टेस्ट था। इस बीच राम जन्मभूमि आंदोलन तेज होने लगा। सितंबर 1990 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। तब गुजरात में यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिली। ये संगठन में नरेंद्र मोदी के नाम एक बड़ी कामयाबी रही। इसके बाद सिलसिला थमा नहीं। अगले ही साल 1991 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली। यात्रा के लिए कोऑर्डिनेशन और रूट की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। इसी एकता यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने 1992 को श्रीनगर में ये ऐतिहासिक भाषण दिया। कहे मुताबिक 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। इधर 90 के दशक में गुजरात की सियासत में काफी उथल पुथल रही। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच दबदबे की जंग का लंबा दौर चला। मोदी ने संगठन के अंदरूनी मामलों में केशुभाई का साथ देना शुरू किया। 1995 में केशुभाई के नेतृत्व में सरकार बनी। शंकर सिंह वाघेला के खेमे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। नतीजा वाघेला की बगावत के तौर पर सामने आया। मसला इतना बड़ा बन गया कि अहमदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी को कैंप करना पड़ा। 2 दिन के मान मनौवल के बाद शंकर सिंह वाघेला की शर्तों को पार्टी आलाकमान ने मान लिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। लेकिन 1998 में केशुभाई पटेल दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन साल 2001 गुजरात के लिए मुश्किल साबित हुआ। कच्छ में आए भूकंप ने भयानक तबाही मचा दी। जिस तरह प्रधानमंत्री के तौर पर आज नरेंद्र मोदी कुदरती आपदा के समय हालात का जायजा लेने खुद पहुंच जाते हैं, जैसे भूस्खलन से बर्बाद वायनाड का दौरा ही ले लीजिए, इसी तरह मोदी राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर कच्छ के भूकंप का आंखों देखा हाल देख रहे थे। कच्छ में आपदा आई, जब इसकी खबर पहली बार आपने सुनी या उन्होंने सुनी, तो कैसे आप दोनों कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ? 27 तारीख सुबह नरेंद्र भाई वहाँ पहुँच गए थे जी, और कुछ लोगों के साथ वो आए थे अलग फ्लाइट से यहाँ से। और 27 तारीख सुबह वहाँ का एक जुबली ग्राउंड है, उस ग्राउंड में मेरी उनकी मुलाकात हुई। 4-5 दिन के बाद वो फिर से आए थे। ये जो मोटरसाइकिल वाली मेरी जो फोटो है, और कई बार हम उनके साथ मैं मोटरसाइकिल पर गया हूँ। वो कार लेकर आए थे अहमदाबाद से वहाँ, और उन्होंने कहा कि हमको मोटरसाइकिल में पूरे शहर में घूमना है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर जी हाँ, यही तस्वीर है। क्योंकि ये जो पीछे आपको दिख रहा है जी, वो सारा मलबा पड़ा है जी, और केवल तस्वीर तो मोटरसाइकिल पे ली गई, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां हम नीचे उतरना पड़ा जी। गलियों में भी नरेंद्र भाई गए थे। और 10 महीने बाद जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री इस नाते से आए जी, और कच्छ का पुनर्वसन आज हम देखते हैं,
तो ये उनके नज़र में आपको पुनर्वसन दिखाई देगा। तो मुझे तो बार बार जब ये फोटो में देखता हूँ, लोग तो ये सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मेरे साथ बैठे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे थे। अब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बन गए और एक मुस्लिम बहन की मुराद भी पूरी हुई। मोदी की वो मुंह बोली बहन जो कराची में जन्मी लेकिन भारत की बहू बनी। मोदी के ब्रांड बनने की कहानी खुद सुनिए कमर मोहसिन शेख की जुबानी। आपकी पहली मुलाकात मोदी जी से कहाँ हुई? जब दिलीप भाई ने मिलवाया मोदी जी से जी, उस वक्त उन्होंने उनके सामने देखना, उनकी आंखों में देखना भी यानी बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि कुछ खास शख्सियत के मालिक हैं। ये तब की बात कर रही हैं आप? जी, मैं तब की बात कर रही हूँ। ना उनका बहुत नाम था, ना शोहरत थी, ना लोग जानते थे। जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे उस वक्त। क्या बोल के बुलाया मिलाया? ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं। उस वक्त तो इतना ज्यादा मतलब कोई उनका ओहदा ऐसा नहीं था। शायद वो महामंत्री होंगे शायद, मेरे ख्याल से शायद उस वक्त। अच्छा, तब की बात है, मुझे ये याद पड़ता है। तो उस वक्त उन्होंने जब मिलाया तो उन्होंने ऐसे सामने देख के बोला, दिलीप भाई ने बोला कि मोहसिन शेख हैं और ये इनकी वाइफ है कमर। तो उन्होंने उस वक्त देखकर कहा कैसी है बहन। पहली बार उन्होंने जब कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरे फादर नहीं थे, मेरी सिर्फ मम्मी और मैं थे। तो जैसे ही उन्होंने बोला कैसी है बहन, तो मुझे एकदम अंदर से कुछ झुरझुरी हुई। हाँ, इन्होंने मुझे बहन कहा, यानी कितने अच्छे हैं ये कि इन्होंने मुझे बहन कह के मुखातिब किया। तो जो पहला संबोधन था उनका वो बहन का था? वो बहन का था। और उसके कुछ इत्तेफाक की बात है कि 2-4 दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार था जी। फिर मैंने वहाँ से राखी खरीदी और उनको पहली राखी वहाँ पर तब बांधी थी जाकर। पहली जब मैंने उनको राखी बांधी थी तब मैंने उनको जो कहा था वो मैं बताना आपको चाह रही हूँ कि राखी बांधते वक्त मैंने उनको कहा जी कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। और उसके बाद जब वो बन गए तब मैं उनके पास गई सामने खड़े होकर। उन्होंने मुझे दूर से देख लिया था कि वो सब लाइन होती है जो राखी बांधने आते हैं। फिर उन्होंने देख लिया तो उन्होंने मुझे बुलवाया वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हंसी और मैंने बोला देखा आप सीएम बन गए, तो बहुत खुश हुए, हंसे वो। और फिर दूसरी राखी जब मैं बांध रही थी मैंने कहने लगे आप क्या दुआ देगी? मैंने कहा मैं ये कहूँगी कि मैं दुआ करती हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। तो फिर वहाँ से जोर से वो मुंह बोली बहन की दुआ रंग लाई। गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने देखते ही देखते गुजरात के विकास मॉडल को देश के लिए मिसाल बना दिया। आखिर ब्रांड मोदी बनने का फॉर्मूला क्या है, बता रहे हैं गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव पीके लाहिरी। आपने उनको दफ्तर में अपने कार्यालय में काम करते हुए देखा, तो उनका रूटीन, उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी? इनकी दिनचर्या तो सब लोगों को वैसे मालूम है कि बहुत ही सुबह जल्दी उठ जाते हैं जी। अपने योग का और जो भी समाचार देखना, पत्र व्यवहार पढ़ना, न्यूज़पेपर अखबार पढ़ना, ये सारे काम वो करीबन 9 बजे तक निपटा देते हैं। अच्छा, 9 बजे का उसका पहला काम ये होता है कि जिन्होंने रात को सुबह को फोन किया हो उन सबको फोन से संपर्क कर लेना। अच्छा, जिसको काम है उनको भी संपर्क कर लेना दिन में। मैं आपको बताऊं कि पहली बार वाइब्रेंट गुजरात की प्रपोजल हुई जी। तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या करेंगे, तो हमने कहा सब इन्वेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएंगे। तो कहा किस किस को बुलाएंगे, तो हमने उनको 400 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट का लिस्ट दे दिया। और थोड़े दिन के बाद हमारे पर फोन आने लगे। मुख्यमंत्री ने हमें खुद फोन किया और कह रहे हैं कि आपको इस तारीख पे आना है, तो आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक हफ्ते में 400 के 400 उद्योगपतियों से संपर्क करके पर्सनल इन्विटेशन दे, खुद कॉल किया, खुद आमंत्रित किया, खुद सुबह, ताकि फिर इसकी गुंजाइश ही ना बचे कि आना है कि नहीं आना। 50 लोगों को हर दिन फोन करके उन्होंने वो काम संपन्न किया। 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी के सामने कई बार हवाओं ने उनके खिलाफ भी रुख किया। यही वो सोच रही जिसके दम पर नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। फिर नरेंद्र मोदी का विजय पथ थमा नहीं। शिखर तक पहुंचने के बाद भी नरेंद्र मोदी खुद को फकीर बताते हैं। जाहिर है नरेंद्र मोदी का यही अंदाज उन्हें अलग बनाता है। यही वजह है कि मोदी बीजेपी की सियासत के केंद्र की धुरी है। बने मनोज कुमार वर्मा, विनीत गोयल की जगह मनोज कुमार वर्मा पुलिस कमिश्नर बनाए गए। जूनियर डॉक्टर्स ने गोयल को हटाने की मांग की थी।
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर से कभी न्याय नहीं हो सकता।